नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग मेथड पर। आ गए हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि इन 30 में से 25 प्रश्न भी आप सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह आप हमें वीडियो के एंड में कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1, मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, जो हमारा मानव तंत्रिका तंत्र है उसे 3 भागों में नहीं बांटा गया, 4 भागों में बिल्कुल नहीं बांटा गया, 5 भागों में तो कतई नहीं बांटा गया। उसे बांटा गया है 2 भागों में। हमारा मानव तंत्रिका तंत्र है वो 2 भाग कौन से हैं? उसके 2 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, ये 2 भाग हैं तंत्रिका तंत्र की। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 हमारा है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? तंत्रिका तंत्र के मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे प्रश्न नंबर 1 में। तो कौन से प्रकार का मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु भाग हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र का नहीं है, ये एक ऑप्शन कट गया, इसके साथ तीसरा ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो इनमें से कोई नहीं है या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। आप यहाँ पर आपको कॉमन सेंस चाहिए होगा कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु ये दोनों पार्ट हमारे तंत्रिका तंत्र के बेहद महत्वपूर्ण पार्ट हैं। तो कौन से प्रकार के हो सकते हैं? ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ये पार्ट हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मानव व्यवहार को नियंत्रित कौन करता है? दोस्तों, मानव व्यवहार को नियंत्रित मेरुरज्जु कतई नहीं करता, पीयूष ग्रंथि नहीं करती। पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है जो सिर्फ हार्मोन्स का स्रावण करती है। पीनियल ग्रंथि बिल्कुल नहीं करती। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, जो हमारा मानव मस्तिष्क है उसे 2 भागों में बिल्कुल नहीं बांटा गया, 4 भागों में नहीं बांटा गया, 5 भाग नहीं हैं इसके भाग हैं 2। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर है हमारा 2। 3 भाग कौन से होते हैं दोस्तों? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और जो तीसरा भाग है वह है पश्च मस्तिष्क। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5, अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान और चेतना का कार्य संपादित करता है? दोस्तों, अभी मैंने आपको 3 भाग बताए थे मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान और चेतना का कार्य संपादित करता है? दोस्तों, अग्र मस्तिष्क का भाग थैलेमस ज्ञान और चेतना का कार्य नहीं देखता, हाइपोथैलेमस नहीं देखता। हाइपोथैलेमस भूख प्यास को देखता है, भूख प्यास, निद्रा, ताप, थकान और मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति को हाइपोथैलेमस देखता है। लेकिन जो ज्ञान और चेतना है उसको कौन देखता है? उसको देखता है प्रमस्तिष्क। ज्ञान और चेतना को प्रमस्तिष्क देखता है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा राइट 3। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास, निद्रा, ताप, थकान और मनोभावनाओं आदि का ज्ञान करवाता है? दोस्तों, इसका तो मैंने आपको अभी बता दिया था कि कौन सा भाग करवाता है भूख प्यास और निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान कौन करवाता है? दोस्तों, कौन करवाता है? थैलेमस भाग बिल्कुल नहीं करवाता, पीयूष ग्रंथि नहीं करवाता, अनुमस्तिष्क नहीं करवाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, मध्य मस्तिष्क कितने पिंडों में बंटा हुआ है? दोस्तों, मध्य मस्तिष्क 2 पिंडों में बिल्कुल नहीं बंटा हुआ, 3 पिंड नहीं है इसके, 5 पिंड तो है ही नहीं इसके। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 पिंडों में। मानव मस्तिष्क का जो भाग है मध्य मस्तिष्क वह 4 पिंडों में बंटा हुआ है और इसके 4 पिंड इस प्रकार होते हैं, 2 ऊपर तथा 2 नीचे। ऊपर वाले पिंड सुनने
देखने के काम आते हैं और नीचे वाले सुनने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 8, अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है? अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण नहीं है। अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण जो पश्च मस्तिष्क का भाग है मध्यांश द्वारा अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण किया जाता है। ऐच्छिक पेशी का नियंत्रण मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना। तो दोस्तों ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण किया जाता है अनुमस्तिष्क द्वारा, और जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य है वो पोंस द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? शरीर का ताप नियंत्रण करना? बिल्कुल नहीं। शरीर का ताप नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन, भूख प्यास नियंत्रण। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है दोस्तों। अभी प्रश्न नंबर 8 में मैंने आपको बताया। भूख प्यास का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा दोस्तों, कि आपने ध्यान दिया होगा जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है और आपके पैर अपने आप पैडल चलाते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। उस समय कौन कार्य करता है? उस समय मेरुरज्जु कार्य करता है। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिनका आप रोज दोहरान करते रहते हैं, उनका संचालन और नियमन मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। उद्दीपनों को अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी चीज़ की स्मेल लेते हैं, दोस्तों आपको पता होगा कि जो सेंस होते हैं, जो संवेद होते हैं, संवेदी अंग जो होते हैं वो 5 होते हैं। 5 संवेदी अंग हमारे कौन से हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। कितने हो गए? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5 हो गए दोस्तों। इन 5 संवेदी अंगों से हम उद्दीपनों को महसूस कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस कर पाते हैं, और यह आभास हमारे मस्तिष्क तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य कौन सी तंत्रिकाएं करती हैं दोस्तों? प्रेरक या अपवाही नहीं करती। इसलिए एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पर। संवेदी या अभिवाही जो तंत्रिकाएं हैं वे उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने का कार्य करती हैं। दोस्तों यह एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, ऐसी तंत्रिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संकेतों को अंगों तक पहुंचाती है। दोस्तों जो पहले था वो था कि उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाना, अब है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से वापस अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? प्रश्न नंबर 10 में आंसर था संवेदी या अभिवाही, लेकिन प्रश्न नंबर 11 में जो आंसर है वो है प्रेरक या अपवाही, क्योंकि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहाँ से अंगों तक संकेतों को पहुंचाने का कार्य प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं करती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, ऐच्छिक क्रियाओं के संपादन हेतु कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? दोस्तों जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनके संपादन हेतु कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मानव के तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बंटा हुआ है, केंद्रीय और परिधीय। और परिधीय जो भाग है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वह भी आगे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो है कायिक और जो दूसरा है वो है स्वायत्त। स्वायत्त तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्वयं अपने आप, लेकिन कायिक जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं वो कायिक। ऐच्छिक क्रियाओं के संपादन हेतु कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं है, तो इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नहीं है, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बच जाता है कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है। और एक अंग है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुमस्तिष्क द्वारा भी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है।
प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, आपातकालीन परिस्थितियों में कौन सा तंत्र अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, जब आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन आती हैं तो कौन सा तंत्र हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं करता, कायिक तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं करता, परानुकंपी नहीं करता, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उस समय संचित ऊर्जा को आपातकालीन स्थितियों से लड़ने के लिए लगा देता है। और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वह कार्य क्या करता है, वह ऊर्जा का संचयन करता है। विश्रामावस्था में ऊर्जा का संचयन कौन करता है, परानुकंपी तंत्र करता है। और जब इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उस ऊर्जा का उपयोग हमें आपातकालीन परिस्थितियों से बाहर निकालने में करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। दोस्तों, ये तो प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है जो हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मानव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्काणु नेफ्रॉन बिल्कुल नहीं है, मस्तिष्क बिल्कुल नहीं है, मेरुरज्जु नहीं है, तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तंत्रिका कोशिका का एक भाग नहीं है। तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। कोशिका का दोस्तों है, द्रुमाक्ष भी है, तंत्रिकाक्ष भी है, मध्यांश नहीं है। इसलिए दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए कि कौन सा भाग तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, तो मध्यांश यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका काय, द्रुमाक्ष, तंत्रिकाक्ष, न्यूरोट्रांसमीटर। दोस्तों, कोशिका काय एक फैला हुआ भाग है तंत्रिका कोशिका में जो मध्य सतह पर होता है, और द्रुमाक्ष कोशिका काय की शाखाएं होती हैं, और तंत्रिकाक्ष जो होता है वो एक धागेनुमा संरचना होती है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एक प्रकार का द्रव होता है और यह आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, वे ग्रंथियां जो अपने उत्पादों को सीधे रक्त में प्रवाहित करती हैं कहलाती हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि जो रक्त में सीधे अपने उत्पाद हार्मोन का स्राव करती हैं वे ग्रंथियां क्या कहलाती हैं। वे ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथियां नहीं कहलाती, बहिस्त्रावी नहीं कहलाती, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वह राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। दोस्तों, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए एग्जाम के लिए। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि क्यों है दोस्तों, क्योंकि यह मेरी अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों, यह ग्रंथि देखिए इंसुलिन और ग्लूकागोन का अंतःस्रावित ग्रंथि के रूप में स्राव करती है, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है और पाचक एंजाइमों को बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में स्रावित करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। दोस्तों, यह एक आसान प्रश्न है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, इसे भी मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता। वृषण भी मास्टर ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि है, यह मास्टर ग्रंथि है। क्या कारण है इसका कि एक तो यह बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव करती है, जिनमें गोमेडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, सोमेटोट्रोपिन ये हार्मोन प्रमुख हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न ग्रंथियों को नियंत्रित करती है हार्मोन स्राव के लिए, इसलिए यह मास्टर ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 20, मोचक हार्मोन तथा निरोधी हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। दोस्तों, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि नहीं स्राव करती, थाइमस ग्रंथि नहीं करती, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि नहीं करती। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। मोचक
हार्मोन का कार्य क्या होता है दोस्तों? मोचक हार्मोन होते हैं, वे पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देते हैं कि भाई हार्मोन की ज़रूरत है, आप हार्मोन स्रावित कीजिए। और निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने से रोकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, आपातकालीन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है दोस्तों? आपातकालीन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो पीनियल ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन का स्राव नहीं करती, पीयूष ग्रंथि नहीं करती, थाइमस ग्रंथि बिल्कुल नहीं करती, अधिवृक्क ग्रंथि करती है। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा आपातकालीन हार्मोन का स्राव किया जाता है। आपातकालीन हार्मोन का नाम क्या है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन नाम है आपातकालीन हार्मोन का नाम। दोस्तों आपने ये तो अक्सर ही सुना होगा कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यह हार्मोन अधिक तेज़ी से गति करता है, हृदय तेज गति से धड़कने लगता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। वो अतिरिक्त ऊर्जा हमें कौन सा हार्मोन प्रदान करता है? एड्रेनालिन हार्मोन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नहीं किया जाता। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन को नियंत्रित करता है, एड्रेनालिन हार्मोन नहीं करता, यह आपातकालीन हार्मोन है। और वेसोप्रेसिन भी हार्मोन नहीं करता, यह एक वृद्धि हार्मोन है। इसलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे कट गए और जो राइट आंसर है वह है इंसुलिन व ग्लूकेगोन द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात है नर लैंगिक हार्मोन का नाम बताइए। दोस्तों नर लैंगिक हार्मोन, यह तो हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है, यह गले का हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन यह मादा लैंगिक हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी मादा लैंगिक हार्मोन है। इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर बच जाता है वह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, अंडाशय किस प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों? अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि बिल्कुल नहीं है, बहिस्रावी ग्रंथि बिल्कुल नहीं है, और यह है मिश्रित ग्रंथि। अंडाशय मिश्रित ग्रंथि किस प्रकार है दोस्तों? अंडाशय अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। और इसके अतिरिक्त अंडाशय मादा जो अंडाणु हैं उनका निर्माण भी करता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, इनमें से कौन सा अंग संवेदी अंग नहीं है? दोस्तों संवेदी अंग होते हैं, उनकी संख्या 5 होती है। संवेदी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? त्वचा है, त्वचा द्वारा हम किसी भी संवेद को महसूस कर सकते हैं। जीभ द्वारा भी हम उद्दीपन महसूस कर सकते हैं, नाक द्वारा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बालों द्वारा हम संवेदों को, उद्दीपनों को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो आंसर होगा बाल, क्योंकि बाल एक संवेदी अंग नहीं है। जीभ है, त्वचा है, नाक है और बाल नहीं है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, कौन सी ग्रंथि बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है परंतु यौनारंभ के पश्चात यह सिकुड़ जाती है? दोस्तों बच्चों में विकसित होती है लेकिन यौनारंभ में सिकुड़ जाती है। यह कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि बिल्कुल नहीं है, पीयूष ग्रंथि बिल्कुल नहीं है, थायराइड ग्रंथि बिल्कुल नहीं है, यह युवावस्था तक रहती है ग्रंथियाँ। लेकिन थाइमस ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो युवावस्था तक आते आते सिकुड़ जाती है और हृदय के पास में पाई जाती है यह ग्रंथि। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 27, पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि के 3 भाग नहीं हैं, 4 भाग नहीं हैं, 5 भाग नहीं हैं, इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है अग्र पीयूष और जो दूसरा भाग है वह है पश्च पीयूष, दूसरा भाग है पश्च पीयूष। इस प्रकार जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसके 2 भाग हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। अग्र पीयूष को एडिनोहाइपोसिस और पश्च पीयूष को न्यूरोहाइपोसिस कहा जाता है। मादा लैंगिक अंगों का विकास किस हार्मोन द्वारा किया जाता है दोस्तों? मादा लैंगिक अंगों का विकास
प्रोजेस्टेरोन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यह नर हार्मोन है। और एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 29। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों? मधुमेह रोग, डायबिटीज़, शुगर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, यह किस हार्मोन की कमी से होता है? एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एड्रेनलिन हार्मोन की कमी से नहीं होता, प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी से नहीं होता, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से नहीं होता, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्यों होता है रोग दोस्तों? क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसको ग्लूकोज क्या होता है? शर्करा होती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो इंसुलिन की कमी आने पर क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ग्लूकोज का स्तर हमारे शरीर में रक्त में बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें मधुमेह रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। गलगंड या घींगा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों? ग्लूकेगॉन की कमी से बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। इंसुलिन की कमी से बिल्कुल नहीं होता। इंसुलिन की कमी से अभी मैंने आपको बताया था मधुमेह रोग होता है। वेसोप्रेसिन की कमी से नहीं होता। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड या घींगा रोग होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे रक्त में आयोडीन जो होता है उसको नियंत्रित करता है। अर्थात थायरोक्सिन हार्मोन क्या, जो गले में ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। और आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। इसलिए आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण गलगंड या घींगा रोग हो जाता है। गलगंड रोग, इसमें क्या होता है दोस्तों? गला फूल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। और एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विनोद रोज़ सुबह 4 बजे अलार्म की ध्वनि सुनकर उठता है, किंतु एक दिन वह अलार्म लगाना भूल जाता है। उसके बाद भी वह उसी समय उठ जाता है जिस समय वह रोज़ उठता है। इस प्रक्रिया में कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? दोस्तों आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है या थाइमस ग्रंथि है। ऑप्शन आप दे सकते हैं, और साथ ही बताएं कि वीडियो में 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। थैंक्स, धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।